अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 ताक। दहशतगर्दी की कमर तोड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहर्रिक हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिलाने के लिए पाक फौज के जवान मैदान अमल में मसरूफ़ हैं। ये खारजी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस उनके रास्ते की दीवान बनकर तेज़ी से उनके सफाई के लिए बर वक्त इक़दाम कर रही हैं। जैसा कि मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया है। जाहिर है इन दहशतगर्दों की पुष्पनाई भारत करता है, जो किसी से ढका छुपा नहीं है, जिसको पाकिस्तान का एक आंख नहीं भाता। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इन तकरीबकारों के पीछे और इन तकरीबकारियों के पीछे नामे ज़माना एजेंसी रॉ मुलव्विस है। राना सनाउल्लाह इस मुताल्लिक क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ही है जो इस वक्त जारी है। उनका मुतालबा जो है वो पाकिस्तान को तोड़ना है, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहते हैं। वो रा के एजेंट हैं, वो हिंदुस्तान के एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के आइन पे यकीन रखते हैं, पाकिस्तान के कानून पे यकीन रखते हैं। उनके लिए हम हाजिर हैं, मुतालबात को पूरा करने को भी तैयार हैं, उनकी बात सुनने को भी तैयार हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी सर उठा रही है। वहाँ सरकारी और अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से IG क्या कहते हैं, जरा वो भी आपके सामने रखता हूँ। में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई, धरने का ऐलान किया गया, जलसे का ऐलान किया गया, पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया गया। मगर उस पुरअमन एहतजाज के नतीजे में 36 से ज्यादा कैमराज सेफ सिटी के क्वेटा में डैमेज हुए। 18 से ज्यादा पोल्स थे जिनको तोड़ा गया। कितने 100 मीटर ऑप्टिक फाइबर थी जिसको जला दिया गया। इस वक्त तक टोटल जो अरेस्ट हैं MPO में जो बंद हैं लोग 61 हैं। अब एक तरफ बदअमनी फैलाकर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी जानिब सियासी बेयकीनी के आसार भी नुमायां हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि अपोजिशन इत्तेहाद मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ मौसर साबित हो सकेगा, या फिर तहरीक इंसाफ ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ सोलो फ्लाइट लेगी। क्योंकि अली अमीन गंडापुर पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो मौलाना फजलुर रहमान को जानबूझकर अपनी तनकीद के निशाने पर रखे हुए हैं और अपोजिशन इत्तेहाद के मुत्तहिद होने में रुकावट डाल रहे हैं। जबकि वाकिफ़ान हाल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी PTI के वाज़ेह अहकामात के बावजूद JUIF पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू देखें तो आज अली अमीन गंडापुर की 2 घंटे तक बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। इस एतबार से देखा जाए तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर बानी PTI के इशारों के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अली अमीन गंडापुर पर अपोजिशन इत्तेहाद को सबूताज करने के इल्ज़ामात क्यों लगाए जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि ईद के बाद तहरीक इंसाफ के पास अपना सियासी रास्ता खोलने के लिए क्या क्या ऑप्शंस होंगे। क्या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बानी PTI को रिहाई में अपना किरदार अदा कर सकेगी, या फिर क्या वकला मुत्तहिद होकर बानी PTI को जेल की सलाखों से निकालने का कोई कानूनी नुस्खा भी निकालेंगे, या फिर ये साल भी बानी PTI के लिए जेल में रहने का साल साबित होगा। क्या PTI में पुरानी क़यादत की वापसी होगी, या फिर वकलाई पार्टी की बागडोर अपने हाथ में रखेंगे। क्या बानी PTI पार्टी को संजीदा क़यादत के हवाले कर सकेंगे, और सबसे बढ़कर पार्टी में बढ़ती तकसीम भी कम हो सकेगी या नहीं। फिर यह भी देखने की जरूरत है कि PTI हुकूमत के खिलाफ एहतजाज या जलसा करने की सूरत में अपने रिवायती अंदाज को बालाए ताक रखते हुए अवाम को मुनज़्ज़म करने में कामयाब हो सकेगी। इसके लिए PTI क़यादत ने कोई लाएमल भी तरतीब दिया है, या फिर हमेशा की तरह इस बार भी अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब KPK में भी तहरीक इंसाफ को बहुत से महाजों का सामना है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती पर करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं और उन्हें ओहदे से हटाए जाने की बातें हो रही हैं। जबकि जुनैद अकबर के लिए भी बड़ा चैलेंज है कि वो पार्टी को सियासी एतबार से मुतहर्रिक करने के लिए लाए गए। क्या इसमें कामयाब हो पाते हैं, पॉलिटिकली एक्टिव कर पाते हैं पार्टी को या नहीं। सवाल तो ये भी है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में जो कशीदगी जारी है, क्या उस कशीदगी का दर्जा हरारत भी कम हो सकेगा। बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर हूँ या फिर राना सनाउल्लाह, वो ये इंदिया तो दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अगर मुसालिद से काम लेती है तो इसके रास्ते में हायल तमाम रुकावटें दूर हो सकती हैं। हुकूमत का यह मानना है कि अगर बानी PTI 9 मई पर माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ की उलझनों की घेरें सुलझ सकती हैं, खुल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या बानी PTI एक कदम पीछे लेते हुए लचक का मुजाहरा करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल करीब में इदारों से तसादुम की सियासत को खैरबाद कह देगी, या फिर दूसरी सूरत में माइनस बानी PTI फार्मूले पर काम किया जाएगा। सियासी हलकों में तो ये बात भी गर्दिश कर रही है कि आने वाले दिनों में PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। बज़ाहिर ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये बता रहे हैं कि PTI में इस वक्त धड़ेबंदी की भरमार है। ऐसे में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के इम्कानात मौजूद तो हैं। अगर पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो इसमें खुद तहरीक इंसाफ और बानी PTI की रिहाई की कोशिशों पर क्या असरात पड़ेंगे, ये अहम सवाल है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि आने वाले वक्त में कौमी हुकूमत बनने जा रही है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो क्या तहरीक इंसाफ इस हुकूमत का हिस्सा होगी, और उससे भी बढ़कर क्या बानी PTI कौमी हुकूमत के हक़ में होंगे या नहीं।
सवाल ये भी अहम है कि सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी कराए जा सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो इस सूरत में बानी पीटीआई की सियासी पोजीशन क्या होगी? क्या वो खुद इंतखाबात लड़ने के अहल होंगे? और सवाल तो ये भी अहम है कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठेंगी या वो दहशत गर्दी जैसे अहम इशू पर भी अपनी अपनी सियासत को तरजीह देंगी, अपनी सियासत चमकाएंगी। इस वक्त साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या आपको बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नज़र आती है, या ईद के बाद अगर कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिटिक्स को खासा मोबिलाइज करेगी या मैस मोबिलाइजेशन होगी, को तहरीक जन्म लेगी और उसके नतीजे में बानी पीटीआई की रिहाई हो जाए, आपको पॉसिबल नज़र आता है? मुश्किल नहीं, मुझे तो नामुमकिन नजर आती है, क्योंकि अच्छा। इस तरफ से तो कोशिश है नहीं। कोशिश इन द सेंस के असल एहतजाज जो है 9 फरवरी को होना था, तो वो 9 फरवरी को तो हुआ नहीं। वो लेकिन 9 मई को ज़रूर हुआ था। 9 मई को जरूर हुआ, जिसके लिए सबने फिर बाद में मजम्मत भी की 9 मई की, और उससे डिसोसिएट भी किया सब लोगों ने, बशमूल मेरे। और जिन्होंने नहीं किया वो अपने बात पे है कायम, और वो जजा और सज़ा के मामले से गुजर रहे हैं। मुश्किल, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। लेकिन वो 9 फरवरी को एहतजाज नहीं हुआ इलेक्शन के बाद। फिर उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब को 14 साल की जेल की सज़ा हुई, उस सज़ा के ऊपर भी कोई एहतजाज नहीं हुआ। और टूटे फूटे बचकाना किस्म के एहतजाज की कॉलें हम देखते रहे कि जी वो 3 से 7 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे, यानी घर से खाना खा के आएंगे, उसके बाद वो वहाँ बैठेंगे 3 घंटे, और उसके बाद वो घर जाके फिर दोबारा खाना खाएंगे। तो शाम की चाय की कुर्बानी ज़रूर दी कुछ दिनों के लिए, वो भी कारगर साबित ना हुई। और उसके बाद हमने देखा कि जो कॉलें खान साहब की तरफ से दी गई, उसमें पूरी की पूरी पीटीआई की लीडरशिप जो है वो बुज़दिलाना हद तक उन्होंने मुजाहरा किया, और वो गायब रहे उस एहतजाजों में से, चाहे डी चौक पे हो या कहीं और। अली अमीन गंडापुर बेशक नज़र आए, लेकिन उसके अलावा कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप काबिल ज़िक्र वहाँ पर मौजूद नहीं थी। बल्कि ये ट्वीट किया गया सलमान अकरम राजा के ट्विटर हैंडल से कि जी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हालत जंग में है, और जंगें जो हैं वो तदबीर से लड़ी जाती हैं, और तदबीर ये नहीं है कि हम जाके अरेस्ट हो जाएं, तो लिहाजा हम डी चौक पर नहीं आएंगे, लेकिन अवाम ज़रूर पहुँचे। तो ये इट्स फनी किस तरह की पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त मौजूद है, और जो लीड करना चाह रही है पीटीआई को। तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला ज़्यादा अरसे चलेंगे। इमरान खान साहब को कोई डिसीजन ऐसा लेना पड़ेगा कि वो पार्टी को एक संजीदा क़यादत के हवाले करें, जो सियासी शऊर भी रखती हो और जो कॉम्प्रोमाइज़ भी ना हो। इमरान इस्माइल साहब, देखिए, वो लोग जो आपसे भी डिस्टेंस करते हैं या घबराते हैं मेल मुलाकातों से, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या 9 मई की मजम्मत कर दी, और आप जैसे और दोस्त जिन्होंने मजम्मत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़ाहिर है वो बिल्कुल एक तरफ हो गए। और अभी जो लीड कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं। एक लीगल विंग है जो पीटीआई को इस वक्त लीड कर रहा है, मेजॉरिटी उसमें वही वकला की है। तो अभी राना सनाउल्लाह साहब का रीसेंट स्टेटमेंट भी था कि बानी पीटीआई भी 9 मई पे माफ़ी मांग ले, उनकी रिहाई भी हो जाएगी। आपने तो उसके ऊपर मजम्मत कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, तो फिर यहाँ भी एक ऑप्शन तो मौजूद है, ये नहीं कर रहे, तो आप मशवरा देंगे कि आप भी कर लें? देखिए, मैं तो मशवरा उनको कोई नहीं देने के पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन जो 9 मई की मजम्मत तो हर पाकिस्तानी को करनी चाहिए, क्योंकि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, जिसने भी किया, वो एक कोई बहुत अच्छा काम नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने के मुताबिक था, मुतरादिफ था। तो उसमें तो कोई दो राय मेरी नहीं है। उसमें मुझे पीटीआई में एक्सेप्टेंस बनती है नहीं बनती है वो एक तरफ, लेकिन हम फौज के साथ लड़ाई झगड़ा, हम फौज के साथ माज आराई की सियासत के मुतामिल नहीं हो सकते। कोई भी सियासी जमात नहीं हो सकती, ना होना चाहिए उसे, बल्कि अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो इंडिया की तरफ से है, अफगानिस्तान की तरफ से है, परेशानी है, लोगों के घरों में जनाजे उठ रहे हैं, दहशत गर्दी हो रही है, कंटेन हाईजैक हो रही है, पारा चनार पर अटैक हो रहे हैं, बलूचिस्तान में आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ होती है। अभी रिसेंट पास में भी आपने देखा कि कैसे वहाँ पे गिरावने अंदाज में दहशत गर्दी की गई। उसे नबर्द आजमा होने के लिए दुनिया की कोई फ़ौज, दुनिया की कोई सिक्योरिटी एजेंसी, दुनिया की कोई सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एजेंसी आपके साथ किसी के साथ जंग में मुलव्वस नहीं हो सकती, जीत नहीं सकती, जब तक उसकी अपनी कौम उसके पीछे ना खड़ी हो। तो हमें तो एज अ नेशन हमें उसके पीछे खड़ा होना ही होना है, हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं।
तो इमरान इस्माइल साहब, मुझे याद है आप फवाद चौधरी साहब और महमूद मौलवी साहब शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात करके आए थे अडियाला में, और आपने एक मीडिया टॉक भी की थी। फवाद चौधरी साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा वो जो मुलाकात हुई थी असल में इस्टेब्लिशमेंट इंगेज करना चाह रही थी। क्या ये दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी उस वक्त इंगेज करना और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के पास आपको भेजा गया था? जी, इस्टेब्लिशमेंट तो इंगेज करना चाह ही रही थी। इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि कोई बातचीत का दरवाज़ा खुले, कोई बातचीत हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वो नहीं हो सका। शाह महमूद कुरैशी साहब खान साहब से मिलने भी गए, उसके बाद कोई इतला नहीं आई कि उनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई। कम से कम मेरा कोई रब्ता उनसे नहीं हो सका। और फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब खुद भी जेल चले गए और आज तक वो जेल में मौजूद हैं। तो आई डोंट नो कि उस वक्त क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या बात हुई, लेकिन उस वक्त बात बड़ी अच्छी बात थी कि जी किसी तरह बातचीत का दरवाज़ा खुले और ये जो सरगमोरी है या जो दोनों तरफ टेंशन है इसे कम किया जाए। और आज भी यही कोशिश है कि किसी तरह ये टेंशन कम हो, किसी तरह ये माज़ाराई जो है ये फ़ौज से ना हो, क्योंकि हम एक सियासी जमात हैं और सियासी जमातों का काम सियासी जमातों के साथ मुखालफत का होता है, फ़ौज पाकिस्तान के साथ मुखालफत का नहीं होता। हमें हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के जो ग्रीवेंसेस हैं आर्मी से या कुछ आर्मी के लोगों से वो किसी हद तक ठीक भी हो, लेकिन वो भी बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है। उसमें भी माज़ाराई का आंसर शामिल देखिए ना, होना। इंटरेस्टिंगली उस वक्त तो वो इंगेज करना चाह रहे थे, एज यू जस्ट मेंशन्ड, लेकिन आज मैं आप ही का स्टेटमेंट देख रहा था, आपने कहा आप पीटीआई के कुछ लोग, मेरे दोस्त महमूद मौलवी साहब से रब्ता कर रहे हैं कि इस तरह इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करा दे, तो क्या अब चीज़ें मुख्तलिफ हो गई? मुमकिन है, क्योंकि जो अभी जो मैं रिसेंट पास्ट में जो चीज़ें हमने देखी हैं, डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं, असल में पीटीआई को बहुत बड़ा एक डिपेंडेंस थी पीटीआई की कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे तो उसके बाद चीज़ें चेंज होंगी और अमेरिकन प्रेशर आएगा, इमरान खान की रिलीज़ का अमेरिकन प्रेशर आएगा, पाकिस्तान में जमहूरियत को बेहतर तरीके से चलाने का अमेरिकन प्रेशर का बड़ा शदीद इंतज़ार था। और उन्होंने सारे अपने एग्स जो हैं वो एक ही बास्केट में डाल रखे थे। उसके बाद से जब वो वहाँ से नहीं हुआ तो उसके बाद से ये चीज़ें कोशिशें जो हैं पीटीआई की तरफ से, पीटीआई मुमकिन है कि इंडिविजुअल्स खुद कर रहे हों कोशिश, ये उनकी तरफ से कोशिशें तेज़ हुई कि किसी तरह बातचीत का दरवाज़ा खुले। और महमूद मौलवी को अप्रोच किया उन्होंने, जिसका मैं गवाह हूँ, ऐनी शाहिद हूँ। मेरे सामने फ़ोन आए लोगों के कि जी हमारी मुलाकात, कोई कहता था हमारी मुलाकात चीफ से करा दें, कोई उनसे कह रहा था कि कोई हमारी मुलाकात डीजीआई से करवा दें और हम खान साहब से बात कर लें, ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह तो लोगों ने अप्रोच किया है। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि ईद के बाद पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? मैंने आज देखा शेर अफजल मरवत का बयान। देखिए, बात यह है कि मैं अगर आपसे सच्ची बात कहूँ, जो मेरे दिल की बात है, जो मैं समझता हूँ कि हकीकत पर मबनी है, पीटीआई अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं है। पीटीआई इज़ नथिंग। सारा कुछ इमरान खान है। इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है। जितने चाहे मर्जी ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, अगर शेर अफजल मरवत जो कह रहे हैं अगर ये बात सच भी मान लें, जितने मर्जी चाहे आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, इमरान खान की टक्कर का लीडर तो है ही कोई नहीं। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना के करेंगे क्या? ये कर नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई दमखम है इस चीज़ में। हाँ, अगर इमरान खान साहब कुछ लचक दिखाएं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू की तरफ आए और दीगर सियासी जमातों जब बात करें, जिसमें बशमूल पीपल्स पार्टी और PMLN उसमें शामिल हों, यानी आप तस्वुर करें कि अगर इमरान खान, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी बैठ के डिस्कस करें, मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें, इस्टेब्लिशमेंट भी इस सारी नेगोशिएशन का पार्ट हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई बेहतरी की तरफ मामला जा सकते हैं। और हल जो मुझे नज़र आता है, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे जो हल नज़र आता है फ़िलहाल, वो एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल हो और दीगर से सारी जमातें उसके अंदर शामिल हो, उनके कंसेंसस से एक नेशनल गवर्नमेंट बने जो साल की हो, 2 साल की हो, और उसके बाद इंतखाबात की तरफ पाकिस्तान को ले जाया जाए। और इस दौरान जो मामलात हैं, नए सूबों के मामलात हैं या नहरों के मामलात हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई जमात अपने सर ज़िम्मा नहीं लेना चाहती, लेकिन वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मामलात हैं, तो वो उस नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू वो कराए जाएं, ताकि फिर कोई एक तरफ तो आवाम की बेहतरी का मामला चले,
पॉलिटिकल टेम्परेचर्स जो हैं उनको डाउन डाउन किया हो, जाए। लेकिन इमरान साहब इस ऑप्शन को क्रिएट करने के लिए भी कुछ सियासी बसीरत चाहिए होती है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फ्रेम करने के लिए भी सियासी सोच चाहिए होती है। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो पॉलिटिकल थॉट्स है यानी पॉलिटिकल माइंड्स हैं वो तो बिहाइंड द बार्स हैं या फिर बाहर बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, उमर चीमा साहब हो गए, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हो गए, जो बड़े सीजन लोग पीटीआई के सियासी फेसेस थे, वो सब तो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं या तितर बेतर हुए हैं। जी, लेकिन अगर इस तरफ मामला आता है तो फिर इन लोगों से बातचीत हो सकती है। अगर खान साहब कमेटी बनाते हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी हो, एजाज चौधरी हो, बेगम यास्मीन राशिद हो या उमर चीमा हो या और दीगर दोस्त उनके जो जिनके ऊपर खान साहब को भरोसा है वो उस कमेटी में मौजूद हो, लेकिन पॉलिटिकल माइंड्स हो। क्योंकि देखें ना, जो लॉयर्स इस वक्त लीड करने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई को, वो अपने अपने फील्ड में तो बहुत बेहतरीन लॉयर होंगे, बहुत बेहतरीन इंसान भी होंगे, लेकिन उनका सियासी तजुर्बा ज़ीरो है। और वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े मुश्किल बल्कि सबसे मुश्किल अपनी ज़िंदगी के मरहले से गुजर रही है। और एक नॉर्मल सियासी माहौल जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो नहीं है। और इसमें ये इनकी जो बचकाना क़यादत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को मज़ीद डैमेज कर रही है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं या हमदर्द हैं, वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के ट्विटर चला रहे हैं या वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के सब ने यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं जिसमें कमाई का बहुत बड़ा ज़रिया है, जिसमें वो रोज़ सुबह उठ के अफवाज पाकिस्तान को गाली निकालते हैं और उसके बाद उनको सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, व्यूज़ मिलते हैं और वो उससे पैसे बना रहे हैं। और वो खुद साख्ता जर्नलिस्ट भी बन गए हैं, वो खुद साख्ता एनालिसिस भी बन गए हैं और वो पीटीआई के लीडर भी कहला रहे हैं अपने आप को। जबकि हमने उनकी औकात और उनकी सियासी औकात जो है हमने देखी है। जब तहरीक इंसाफ का उरूज था उस वक्त हमने उनकी सियासी औकात देखी कि वो कुछ भी नहीं थे, वो सब सियासी बौने थे। तो वो अब ये बन गए। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान रहे ना रहे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान तबाही की तरफ खुदा न खास्ता चला जाए। लेकिन इमरान इसमाइल साहब, जब इन मारूजी हालात बारे मौजूदा क़यादत से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जो कुछ हो रहा है वो बानी पीटीआई के इमाम पे या उनके ट्रस्ट उनको कॉन्फिडेंस में लेने उनकी इंस्ट्रक्शंस के बाद हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर लास्टली मैं तो आपसे ये कहूँगा कि बानी पीटीआई के लिए कोई मशवरा अगर आप देना चाहें। देखें, एक तो ये कि जो आदिल राजा और हैदर मेहदी टाइप लफंगे हैं, इनसे तो पीटीआई को बहुत दूर रहना चाहिए और इमरान खान साहब को खुल के कह देना चाहिए कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो पीटीआई के मेंबर्स हैं वो इस तरह की चीज़ कर रहे हैं तो उनको भी शटअप कॉल देनी चाहिए कि जी बिल्कुल आप चुप हो जाएं, आप हमारे लिए कोई बेहतरी नहीं कर रहे बल्कि आप हमारे लिए मजीद खराबी पैदा कर रहे हैं। वो वहाँ से अपनी जो भी उनकी उल्टी सीधी बकवास है वो चलाते हैं और उसके बाद वो सारा प्रेशर जो है वो इमरान खान और दीगर जो रहनुमा जेल में है उनके ऊपर आता है। ये वहाँ बैठ के याशियाँ कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, ये इज्जतदार लोग भी बन गए हैं और ये एनालिस्ट भी बन गए हैं। इनके तो मज़े ही मज़े हैं, इनकी तो चारों उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में है कि वो पैसे भी कमा रहे हैं, नोट भी बन रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे याशियाँ भी कर रहे हैं और अपने कारोबार ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चला रहे हैं। तो इनसे डिसएसोसिएट करना या इनको शटअप कॉल देना बड़ा ज़रूरी है और ये इमरान खान की तरफ से ही हो सकता है। इमरान इस्माइल साहब साबिक गवर्नर से हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत ईद के बाद कैसी होगी ये जाना है, लेकिन हुकूमत ईद के बाद क्या करने जा रही है, कोई मुश्किल पेश होगी, कुछ चैलेंजेस दरपेश होंगे, अगर होंगे तो किस किस्म के, इस पर बात करेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए सियासी हालात कैसे होंगे, हुकूमत को किन चैलेंजेस का सामना होगा, क्या हुकूमत को किसी किस्म की सियासी तहरीक से कोई ख़तरा है? वज़ाहिर हुकूमत ये तासुर दे रही है कि उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक नहीं है, माशी मैदान में भी उसको कामयाबी मिल रही है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत बहुत से वज़रा अपनी ही हुकूमत को लेकर शुकूक व शुबहात का शिकार नजर आए हैं। क्या हुकूमत के इत्तेहादी उसका साथ देंगे? पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध में नहरों के निकालने के मामले में हुकूमत को मुसलसल खबरदार कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में भी हुकूमत के सामने इस बात का एतराज़ उठाया था और अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत को वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हुकूमत को दरियाए सिंध से नहरें निकालने का फैसला हर सूरत वापस लेना होगा। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी में एक सोच ये भी पाई जाती है कि पार्टी को हुकूमत का साथ फौरी तौर पर छोड़ देना चाहिए।
अब सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी वाकई मुतालबात पूरा ना होने की सूरत में हुकूमत को छोड़ सकती है। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी से निपटना भी है। क्या हुकूमत दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा कर सकेगी? ये भी हकीकत है कि हुकूमत का IMF से मुआहदा तय हो गया है, लेकिन अब भी हुकूमत के लिए एक चैलेंज है कि वो आवाम को रिलीफ दे सके। हुकूमत बिजली के बिलों में कमी करने के बार बार दावे तो कर रही है, लेकिन अमली तौर पर वो अब तक बिजली की कीमतों में कमी नहीं कर सकी। और मुतवक्के ये है कि कल शायद वज़ीर आज़म कोई ऐलान ऐसा करेंगे जिसमें बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से कोई खुशखबरी की नवीद सुनाई जाए। लेकिन 23 मार्च को भी ऐसा ही ऐलान मुतवक्के था, वो नहीं हो सका। बहरहाल अब क्या हुकूमत बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी करके आवाम को खातिर खा रिलीफ दे सकेगी? सवाल ये भी है कि ईद के बाद नवाज शरीफ अपनी खामोशी तोड़ेंगे। इनके हवाले से ये खबर भी गर्म है कि वो ईद के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे, और इस बात की भी शनीद है कि नवाज शरीफ ईद के बाद मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेंगे। अब क्या नवाज शरीफ सियासी तनाव को कम करने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे, और क्या JUIF हुकूमत का हिस्सा बनेगी? इन तमाम सवालात के जवाब तलाश कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या आप कोई सियासी इत्तेहाद बनता हुआ देख रहे हैं, पर्टिकुलरली अपोजिशन में? और अपोजिशन अगर कोई ऐसा इत्तेहाद बनाती है और फिर कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करती है, तो क्या हुकूमत उससे निपटने के लिए तैयार है? ये ना मैंने जो नोट किया है, हो सकता है ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और ये दुरुस्त ना हो, लेकिन मैंने जनरली देखा है कि जब रमज़ान शुरू होता है तो लोग काम काज, इवन सरकारी दफातर में, प्राइवेट भी, कारोबारी मामलात में भी, कि यार बस रमज़ान है, अब ज़रा वक्त कम मिलता है, बाद में देखेंगे। 15-16 रमज़ान हो जाता है, या 20 रमज़ान करीब आके, तो फिर हर चीज़ डेफर होना शुरू हो जाती है। अच्छा भाई ईद के बाद देखेंगे, तो भाई ईद के बाद जो करना है वो ईद से पहले अगर हो सकता है तो पहले क्यों ना कर लें। लेकिन ये डेफर करने की, ये डिले करने की हमारे यहाँ एक अमूमी आदत है, किसी एक फर्द की नहीं, ये अमूमी बहुत बड़ी अक्सरियत की आदत होती है। अच्छा भाई ये काम ईद के बाद करेंगे, ये एहतजाज अगर सियासत में है तो ये सियासत में ईद के बाद करेंगे। हमारी पार्टी ने कहा है कि हम लोगों से अवामी राब्ता मुहिम ईद के बाद शुरू करेंगे। तो ये एक मिजाज होता है कारोबार में भी, आम जिंदगी में भी, बहरहाल है ये। तो अब ईद के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ तेज़ी आएगी, ख़ासतौर पे हमारी जो इस वक्त जो मारूजी हालात है, जो सियासत है इस वक्त, पर्टिकुलरली ऑपोजिशन क्योंकि इस तरह के बुलंदोबांग दावे करती है ना कि ईद के बाद हम जो है वो कोई अलाइंस बना लेंगे, कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस बनेगा, आप बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए उनका हक है जी, क्यों ना बनाए। अपोजिशन के अलायंसेज इससे पहले भी बनते रहे हैं, ये भी बनाए तो उनका हक है, बन जाए तो क्या हर्ज है उसमें। एक तो ये है कि अलायंस अगर फोर्ज हो गया और अलायंस की पॉलिटिक्स हुई तो खान साहब को और बेहतर ट्रेनिंग हो जाएगी PTI की कि इत्तेहादों को कैसे चलाते हैं, बाकी लोगों के एहतराम कैसे करते हैं, उनके मैंडेट को तस्लीम कैसे करते हैं, और किस तरह मुखालफत में भी हदूद के अंदर रह के मुखालफत करनी है, ये भी उनको समझ आएगी, अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि जो सियासी इत्तेहाद होते हैं ये आज तक कोई हुकूमत गिराने में कामयाब नहीं हुए। ये साजिशें हुई, हमारी हुकूमतें भी गिरती रहीं, कभी अदालतों के ज़रिए, कभी और मदाखलत के ज़रिए। सियासी जद्दोजहद से पीसफुल ट्रांजिशन कभी नहीं हुई। सो मेरा ये शायबा है कि अपोजिशन में जो उन्होंने पिछली दफ़ा भी अपने लॉन्ग मार्च में कहा था कि ये हमारा आखिरी मार्च होगा और फाइनल राउंड होगा, वो फाइनल राउंड तो नहीं खेल सके। अब वो उस वक्त उन्होंने सबको इकट्ठा नहीं किया, अब शायद वो इकट्ठा करके खेलना चाहते हैं, तो गुड लक टू देम। चले उनके लिए तो गुड लक है, लेकिन कायरा साहब हुकूमत के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ रिजर्वेशंस तो है मरकज़ के साथ, और वो नहरों के मामले के ऊपर हों या पंजाब के अंदर इख्तियारात के हवाले से हों, गिले शिकवे तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये बढ़ेंगे या ये फिजल आउट हो जाएंगे ईद के बाद? नहीं, मेरा ख्याल है वो जो हमारे मुतालिबात तय हुए थे हुकूमत बनाते वक्त, उन पे कुछ पे अमल हो गया, कुछ पे अमल शुरू हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और हम कोई नया क्राइसिस नहीं बनाना चाहते हुकूमत के लिए, ना बनाएंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत जो है, उन्होंने जो वादा किया है कि अब इन चीज़ों पे अमल दरामद होगा तो वो हो जाएगा, लिहाजा इसमें ठहराव आ जाएगा। हुकूमत अपनी जगह काम कर रही है। इस वक्त मुल्क के अंदर लोगों के अंदर जो एक गैर यकीनी सी है, एक बेचैनी है, लेकिन उस बेचैनी का वक्ती हल तो है। उसके लिए हमें दहशतगर्दी और जो इंतहा पसंदी है इसका मुकाबला करना है, और इसके लिए उस माइंड सेट के ख़िलाफ़
पूरी कौम का माइंड तैयार करना है। ये फिक्री जहद है, फिक्री लड़ाई है, फिजिकल लड़ाई से बड़ी लड़ाई फिक्री है। उसका हमें मुकाबला करना, उसकी तैयारी करनी है। ये एक बड़ा काम है गवर्नमेंट के लिए। और दूसरा, आवाम के लिए रिलीफ का वो दावा कर रहे हैं। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत आने वाले दिनों में बिजली के और गैस के निर्खों में कमी करेगी और तेल के निर्खों में भी कमी करेगी। इसी तरह कुछ सेक्टर्स को रिलीफ देने के बाद आवाम में सहूलत का एक तासर आएगा। सो लोगों को जनरली बेहतरी की खबरें देने की गवर्नमेंट पोजीशन में होगी। अपोजिशन क्या करेगी और अपोजिशन के इत्तेहाद के नतीजे में क्या वो अबतरी पैदा करेंगे और हुकूमत या पाकिस्तान के रास्ते में क्या रुकावटें खड़ी करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो कायरा साहब, लास्टली 3 मशवरे हैं 3 पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को देने हैं। एक तो पहला मशवरा बानी पीटीआई को एट दिस पॉइंट इन टाइम इन हालात में क्या मशवरा देंगे इमरान खान साहब को? वैसे तो खान साहब किसी का मशवरा नहीं लेते, लेकिन क्योंकि आपका सवाल है और मुझे कुछ जवाब देना है, तो मेरा ख्याल है खान साहब को ये चाहिए कि वो अपने ये माजी करीब से सबक सीखें और दीगर के मैंडेट को भी तस्लीम करें और ये जान लें कि वो इनकलाबी नहीं है और इस मुल्क में कोई फौरी इनकलाब नहीं आना। इसमें एवोल्यूशन के जरिए इनकलाब आना है और सियासी कुव्वतें इकट्ठी होंगी तो सियासत मजबूत होगी, हमारी जदोजहद है वो बेहतर होगी, आईनी हुक्मरानी तभी बनेगी। यही सबक है, जितनी जल्दी सीख लें बेहतर होगा। कायरा साहब, नवाज शरीफ साहब खासे खामोश हैं, उनको को मशवरा देंगे? मियां नवाज शरीफ साहब सीनियर लीडर हैं, कौम के बड़े हैं, उनका बहुत तजर्बा है। उनको चाहिए कि वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने तासर को इस्तेमाल करते हुए जो कौमी क़यादत है उनके साथ राब्ता करके ये आपस में जो दूरियां हैं उसको जितना ब्रिज कर सके वो कम करने की कोशिश करें। ठीक, मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को मशवरा दे और मैं आपको मुश्किल में भी नहीं डालूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब को जाते जाते को मशवरा देंगे कि हुकूमती इत्तेहाद ज्वाइन कर लें? मौलाना फजल रहमान साहब बड़े ज़ीरक आदमी हैं। हुकूमत अगर उनसे राब्ता करके उनसे खुल के मतलब बहस करेगी और मुल्क के चैलेंजेस उनके सामने रखेगी तो यकीनन वो कोई रास्ता निकालने की पोजीशन में हो सकते हैं। और मेरी क़यादत से तो बिल्कुल मुझे उनको भी मशवरा देना है जो मैं उनके सामने भी देता हूँ, और वो यही है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को दुरुस्त करना है और पीपल्स पार्टी की असल असास के ऊपर वापस आके खड़ा होना है। उससे हम इम्तदाद ज़माना है कि थोड़े थोड़े उस पर बोध आ गया है, अब हमें उसको दूर करने की ज़रूरत है। अवामी राब्ता जो चेयरमैन साहब ने कहा भी है कि ईद के बाद वो रब्ता शुरू करेंगे, तो ये जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना बेहतर। पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कौमी क्रिकेट टीम पर शिकस्त के बादल ऐसे मंडला रहे हैं कि छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। T20 के बाद वनडे इंटरनेशनल में भी शिकस्त का दाग लग गया है। बात करेंगे इसके बाद, हमारे साथ रहिएगा। शिकस्त के बादल कौमी क्रिकेट टीम पर मुसलसल बरस रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्त के बाद भी कौमी टीम अपनी गलतियों से किसी सूरत सबक सीखने को तैयार नजर नहीं आ रही है। पहले 5 T20 सीरीज में न्यूजीलैंड ने कौमी टीम को 3-2 से शिकस्त दी और अब पाकिस्तान के खिलाफ 3 रोज़ा T20 सीरीज भी न्यूजीलैंड ने 2-0 से अपने नाम कर लिए। इस वनडे सीरीज में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की टीम में वापसी हुई, लेकिन दोनों खिलाड़ी अपनी मौजूदगी को खास साबित करने में एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए। न्यूजीलैंड के शहर हैमिल्टन में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच में कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर एक बार फिर पहले फील्डिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 292 रन बनाए, लेकिन 293 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज़ एक बार फिर अच्छा न रहा और आधी टीम 12वें ओवर में महज 32 के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुई। बैट्समैन ऐसे खेल रहे थे जैसे उन्हें बैटिंग करना ही भूल गई है। यही वजह थी कि ओपनर समेत पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर एक बार फिर बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ। ओपनर अब्दुल्ला शफीक का बल्ला सिर्फ 1 रन ही बना सका। इमामुल हक ने भी ज़्यादा रन्स करना मुनासिब नहीं समझा और वो भी सिर्फ 3 रन बना के मिडिल ऑर्डर भी जो है वो उसके स्कोर में खातिर खा इजाफा नहीं कर सका। बाबर आजम भी अब्दुल्ला शफीक के नक्शे कदम पर चलते हुए सिर्फ इकलौता 1 रन ही बना सके, जबकि मोहम्मद रिजवान, जिनको बतौर कप्तान और बल्लेबाज अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करना चाहिए था, वो भी कीवीज बॉलर्स का जो बढ़ता हुआ दबाव है बर्दाश्त नहीं कर सके और वो भी 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रही बात सलमान अली आगा की, तो वो भी डबल डिजिट में दाखिल हुए बगैर आउट होकर चलते बने। इसके बाद तैयब ताहिर और फ़हीम अशरफ ने स्कोर बोर्ड को कुछ हद तक सहारा दिया, लेकिन तैयब ताहिर भी स्कोर में महज 13 रन का इजाफा कर सके और U65 के मजमूई स्कोर पर पाकिस्तान की 6ठी विकेट गिर गई। जबकि आउट होने वाले 7वें खिलाड़ी मोहम्मद वसीम थे। उनके बाद फ़हीम अशरफ का साथ देने के लिए फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ आए। हारिस रऊफ़ 3 रन के साथ
इनफरादी स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे जब उन्हें हेलमेट पर गेंद लगने के बाद ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। हारिस रऊफ के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद उनके मुतबादिल के तौर पर नसीम शाह खेलने आए। फ़हीम अशरफ और नसीम शाह ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 9वीं विकेट की शराकतदारी में 60 रन जोड़े। इन दोनों ने अपने वनडे करियर की पहली निस्फ सेंचुरियां भी बनाई। फ़हीम अशरफ 73 रन जबकि नसीम शाह 51 रन बनाकर आउट हुए और यूं पाकिस्तान की पूरी टीम 42वें ओवर में 208 रन के मजमूई स्कोर पर आउट हो गई। अब यहाँ बैट्समैन जिम्मेदारी दिखाने को तैयार नहीं, लेने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नज़र नहीं आते, जबकि नसीम शाह एक बॉलर है लेकिन उन्होंने यहाँ बेहतरीन बल्लेबाजी करके कौमी टीम के बड़े बल्लेबाजों को ये पैगाम ज़रूर दिया है कि उन्हें नसीम शाह से बैटिंग सीखने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक पाकिस्तानी बॉलर्स की बात है तो एक मौके पर न्यूजीलैंड के 132 के स्कोर पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज थे उन्होंने मोहम्मद अरसलान अब्बास जोड़ी ने टीम को सहारा दिया और न्यूजीलैंड की जानिब से सबसे ज़्यादा जो स्कोर है वो मिचेल ने किया। उन्होंने 73 गेंदों पर 99 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। बहुत कुछ है जो लर्न करने को है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। मोहम्मद रिजवान इस पर ख़ास जोर भी देते हैं, लेकिन ये लर्निंग कब होगी और कब जो है वो प्रैक्टिकली नज़र भी आएगी ये वक्त बताएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईद खुशी का दूसरा नाम है, लेकिन सेहूनी रियासत ने मजलूम फ़लस्तीनियों की ईद के रंगों को खून से भर दिया है। फ़लस्तीन में ईद उल फितर के दिनों में भी इसराइली हमले जारी रहे, जिसके नतीजे में कई मासूम बच्चे शहीद हुए। ये बच्चे नए कपड़े पहनकर ईद बनाने के लिए तैयार बैठे थे कि उन पर बमबारी की गई। शहीद होने वाले ज़्यादातर बच्चे 10 साल से भी कम उम्र के थे, जो वालिदैन और बहन भाइयों के साथ ईद की खुशियाँ मनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस जुल्म और फस्तायत के बावजूद फ़लस्तीनी अवाम ने हमलों के साए में नमाज ईद अदा की। दूसरी जानिब सेहूनी रियासत की फ़ौज ने गज़ा में नए वसी ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया और आज सुबह सवेरे इसराइली हमलों में 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो फ़लस्तीनी बच्चे हैं, जवान हैं, वह अपना जोश और जज्बे को बुलंद रखे हुए हैं। वो हाथों में पत्थर उठा के सेहूनी फोर्सेस के सामने खड़े हो जाते हैं और ये पुकार कर कहते हैं कि मेरे तन के ज़ख्म न गिन अभी, मेरी आँख नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है, तुझे नाज जोशे गज़न पे है, मुझे नाज अपने बदन पे है, और यही नामबर है बहार का जो गुलाब मेरे कफन पे है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।